नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज़ एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास सचदेवा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद जी। आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे विचार से। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उनको हम अपने दिल में और जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। विकास जी, इस पर अपना प्रकाश डालिए। रोहिणी जी, एक तो मैं ये सबसे पहले कहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी बहुत बड़े एक दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे विचार दिए हैं, हमारे जीवन के लिए मूल मंत्र दिए हैं जी। तो उनका ये विचार कि भगवान को खोजने की ज़रूरत हमें बाहर नहीं है। यदि हम भगवान को अपने अंदर खोजें जी। तो अपने अंदर भी हम भगवान को पा सकते हैं। जी। दूसरा, इसका जो दूसरा एक संदेश है वो मानवता से जुड़ा हुआ है। जी। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि भगवान को खोजने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, अगर हम जीवित प्राणी में ही उसको देखते हैं। जी। इसका अर्थ ये है कि अगर हम पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी में अगर हम देखें तो सभी में भगवान है, सभी को हम भगवान का रूप माने या सभी को भगवान का एक भेजा हुआ मानव माने तो आपस में प्रेम और सद्भाव बना रहेगा। हमेशा आपस में हमारा जो भाईचारा है वो बना रहेगा और इससे क्या होगा कि मानवता जो है वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। तो पिछले सप्ताह एक बहुत ज़्यादा खास खबर ये रही थी कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे उनके लिए केंद्र सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। जी जी। केंद्र सरकार ने कहा है कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो अपनी संजीवनी या अपनी पुस्तक प्रकाशित नहीं कर सकते। जी, जो मैं ये कहना चाहूँगा रोहिणी जी, ऐसा है कि आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालता हूँ कि जो पिछले सप्ताह एक फरमान जारी हुआ केंद्र सरकार की ओर से वो ये था कि गुप्तचर एजेंसियां या सुरक्षा एजेंसियों से रिटायर्ड जो सेवा मुक्त होने वाले अधिकारी हैं वो सेवा मुक्त होने के बाद किसी भी तरह से अपने सेवा काल के दौरान की जो भी सेवा उन्होंने निभाई है या उसकी स्मृतियां उसको पुस्तक के रूप में नहीं लिख सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि सरकार ने जो कहा है वो ये है कि उनकी पेंशन या तो रोक दी जाएगी या उनकी पेंशन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो एक तो मैं ये जो मेरी निजी राय है, जो मैं ये सोचता हूँ कि सरकार की ओर से जारी इस तरह का जो फरमान है ये लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा कुठाराघात है या एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र पर एक वज्रपात है। कह सकते हैं कि लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ों का होना बहुत अशोभनीय है, बहुत गलत है। लोकतंत्र में रहते हैं हम, सरकार जो है वो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है तो इसमें इस तरह की किसी भी चीज़ की कोई जो है हम कह सकते हैं कि ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सरकार ने जो इस तरह का फरमान जारी किया है कि जो सुरक्षा अधिकारी हैं या गुप्तचर एजेंसियों से रिटायर्ड होने वाले अधिकारी हैं वो इस पर अपनी स्मृतियां नहीं लिख सकते या पुस्तक नहीं लिख सकते, ये गलत है क्योंकि अब तक 20 एजेंसियों पर इस तरह से रोक लगाई जा चुकी है जिसमें आईबी है, रॉ है, अपना सीबीआई है, ईडी है, सुरक्षा एजेंसियां हैं। तो इन सभी अधिकारियों को अगर किसी भी तरह से सेवा काल के दौरान प्रेशराइज किया जाता है या उन पर किसी भी तरह से दबाव डालकर कोई काम करवाया जाता है तो वो निश्चित तौर पर उनके सेवा मुक्त होने के बाद बाहर आना चाहिए या वैसे भी लोगों को पता चलना चाहिए इसके बारे में। जो भी सरकार ने ये किया है ये एक तानाशाही फरमान है। जी। पिछले सप्ताह एक ये भी बहुत खास खबर रही थी कि पाकिस्तान में जो धर्म परिवर्तन को लेकर हुआ है लड़की का। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो ये अल्पसंख्यक लड़कियां हैं इनके धर्म परिवर्तन को लेकर पाकिस्तान में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या भारत सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं अपनाया? देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान
में इस वक्त जो है वो लोकतांत्रिक सरकार है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है। इमरान खान जी वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं जी। लेकिन पिछले काफ़ी लंबे अरसे से, पिछले काफ़ी देर से, बहुत सालों से वहाँ पर ये काम चलता आ रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदू और ईसाई समुदाय की जो लड़कियां हैं जी, वो भी आप ये कह सकते हैं कि 12 साल से 25 साल की उम्र के बीच की जो लड़कियां, उनका अपहरण कर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। और फिर जो अपहरण करने वाला होता है या तो वो उसके साथ निकाह करता है या फिर किसी और थर्ड पार्टी को उसके साथ निकाह करने के लिए मजबूर किया जाता है। जो इस तरह का वहाँ पर ये घिनौना काम चल रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है जी। और भारत सरकार की ओर से मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई इस तरह का ठोस कदम उठाया गया है। जबकि भारत सरकार को चाहिए ये कि सरकार या तो उनके उच्चायुक्त को तलब करे, वहाँ पर अपना विरोध दर्ज करवाए और वहाँ पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो हिंदू समुदाय से हैं, सिख समुदाय से हैं, उन सभी लोगों की सुरक्षा वहाँ पे सुनिश्चित की जानी चाहिए। जी। मैं इस पर थोड़ा सा आपको प्रकाश डालना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय में, पिछले 1 साल के दौरान ही मैं आपको बताता हूँ कि 1000 के करीब जो नाबालिग लड़कियाँ हैं, वो अल्पसंख्यक समुदाय से जो संबंध रखने वाली नाबालिग लड़कियाँ 1000 के करीब जो हैं, उनका अपहरण हुआ जी। और उनका धर्म परिवर्तन करवाकर उनको जबरन उनसे निकाह किया गया जी। और हर साल वहाँ पर यही काम इस तरीके से चल रहा है कि हर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। इमरान खान जी की सरकार में पिछले साल उनकी तरफ से एक बयान आया जो उनके मिनिस्टर ने दिया कि जो भी इस तरह के अपहरण होते हैं या जो इस तरह के निकाह हो रहे हैं, जबरन हो रहे हैं, वो गैर इस्लामी हैं। इस बयान के अलावा उन्होंने ठोस रूप में कोई भी काम करने का या उन नाबालिग लड़कियों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, सिर्फ एक बयान। तो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है वहाँ पर, तो इस तरह के जो काम हैं वो वहाँ पर गलत तरीके से जो चल रहे हैं उस पर निश्चित तौर पर रोक लगनी चाहिए, बंद होने चाहिए। और इसके लिए भारत सरकार को भी चाहिए, जो हमारी केंद्र सरकार है, कि वो वहाँ पर उनका विरोध दर्ज कराए और उसके लिए अल्पसंख्यक जो हमारी वहाँ पे बहनें हैं, छोटी बेटियाँ हैं, उनके लिए वो सुरक्षा निश्चित करें। जी, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पिछले सप्ताह एक बहुत अहम खबर जो रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति है उस पर उंगली उठाई है। एक किस्म से समझ लो कि शायद वो उनसे असंतुष्ट हैं। उनकी टीकाकरण जो खरीद है और टीकाकरण की जो रफ्तार है, कितनी लगी है कितनी नहीं लगी, उस पर उन्होंने कहा है, जवाब मांगा, उसका पूरा ब्यौरा मांगा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा है कि इस बारे में पहले से ही शुरू से उंगलियां उठती रही हैं जी। जो केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति रही है जी। एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने जो भी अब तक किया वो कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों के लिए कम और अपनी वाहवाही के लिए ज़्यादा किया जी। वो खुद इस बात का श्रेय लेना चाहते थे कि हमने लोगों के लिए ये किया या हमने ये करके दिखा दिया जी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित तौर पर केंद्र सरकार से 2 हफ्तों में इसका जवाब मांगा है जी। लेकिन इसके साथ ही जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, खासकर जो टीकाकरण नीति है, टीकाकरण नीति पर उन्होंने जिस तरह से उंगली उठाई है या जिस तरीके से उन्होंने वो ब्यौरा मांगा है, उससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की नीतियों से बिल्कुल ही पूरी तरह से ही असंतुष्ट है। वो संतोषजनक जवाब चाहते हैं। सबसे पहले तो अभी जो पीछे बजट पेश हुआ, निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया जी। कोरोना से लड़ने के लिए उसमें 35,000 करोड़ रुपए रखे गए जी। सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा इस जो
याचिका के जवाब में जो केंद्र को नोटिस भेजा गया उसमें यही केंद्र से पूछा गया है कि वो 35,000 करोड़ जो हैं वो कहां पर खर्च हुए, किस तरीके से खर्च हुए, आपने किस किस लेवल पर, किस किस स्तर पर उसको खर्च किया है। इवन यहां तक कि जो केंद्र सरकार ने फाइल नोटिंग की है कि कहां पर कितने टीके भेजे गए, कहां से कितने टीके मंगवाए गए, कब कब मंगवाए गए, कौन से राज्य को कितने गए, फाइल में जो नोटिंग किया है उसको भी केंद्र सरकार से मंगवाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप ये सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट जो एक अदालत का काम है न्याय देना, तो वो सरकार की नीतियों को अगर निर्धारित करने में सरकार की मदद करेगी तो सरकार क्या करेगी? जी बिल्कुल। और मोदी सरकार इस वक्त टीकाकरण के मामले में 18 से 44 साल के टीकाकरण के लिए पैसा क्यों नहीं यूज हो रहा और कहां यूज हो रहा है, वो कहां जा रहा है, अभी तक वो जो वैक्सीन है वो पहुंची क्यों नहीं लोगों तक, वो सारा उन्होंने उसका जवाब मांगा है। तो इसके लिए मोदी सरकार जो है या हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं वो अपने मन की बात तो कर लेते हैं, लेकिन लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार जो है, मोदी जी आपको बिठाया, लोगों ने बिठाया है इस कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, तो उनको लोगों की बात भी सुननी चाहिए, लोगों के मन की बात भी जाननी चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसे ही एक खबर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रही है बच्चों के भविष्य को लेकर, सीबीएसई बोर्ड ने जो ये अपना पिछले सप्ताह फैसला सुनाया है, जी रद्द कर दिए परीक्षा। हाँ जी, रद्द कर दिए। प्रधानमंत्री जी ने बैठकें की है जिसमें यही सभी मुख्यमंत्रियों ने फैसला लिया कि अपने अपने राज्य की परीक्षाएं हम रद्द कर दें। जी, उन्होंने ये फैसला लिया कि आगे बिना परीक्षा के ही बच्चों को आगे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। आपको नहीं लगता कि अगर वो आगे चलकर उनके कोई भविष्य में कोई दिक्कत आएगी, कोई रुकावट आएगी, इसके कारण उन पर क्या असर पड़ सकता है इसका? रोहिणी जी, ऐसा है कि 12वीं की परीक्षा निर्धारित करती है बच्चे का आगे का भविष्य जी, क्योंकि बच्चे का जो करियर है वो किस लाइन में जाएगा, आगे वो कौन से क्षेत्र में अपना करियर बनाएगा, वो इस 12वीं की परीक्षा पर ही निर्भर करता है। जी बिल्कुल। 12वीं की परीक्षा को बहुत ही महत्व दिया जाता है और 12वीं की परीक्षाएं जो रद्द कर दी गई वो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, उसका प्रधानमंत्री ने उसकी जो बैठक ली पिछले सप्ताह सभी अधिकारियों के साथ, शिक्षा मंत्री जो सभी राज्यों के साथ जी, उसमें ये विचार किया गया कि बच्चों की स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए ये परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं जी। लेकिन इसके साथ अभी तक उसका जो मूल्यांकन नीति है वो सरकार नहीं बना पाई है जी। परीक्षाएं रद्द करने के आनन फानन में, जल्दबाजी में ये तो फैसला ले लिया गया जी। लेकिन अब बच्चों को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, उनका मूल्यांकन स्तर क्या होगा, वो किस लेवल पर, कैसे उनके नंबर या पिछले क्लासेस के मार्क्स उनके कहाँ से उठाकर कहाँ लगाए जाएंगे जी, एवरेज निकाली जाएगी जी, उनकी औसत के आधार पर उन्हें नंबर दिए जाएंगे, क्या किया जाएगा, ये मूल्यांकन नीति सीबीएसई ने या सरकार ने अभी तक निर्धारित नहीं की है जी। इसमें भी जो अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी, तो इस विषय में भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें भी वो कूदा है जी। अब ये चीज है कि नीति निर्धारण, चाहे वो कोरोना टीकाकरण को लेकर हो, चाहे सीबीएसई या बच्चों के भविष्य को लेकर हो जी, अगर नीति निर्धारण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ करेगा तो फिर सरकार की जरूरत क्या है? सरकार अपना काम क्यों नहीं कर सकती? अपने लेवल पर, अपने स्तर पर सरकार के पास काम करने के लिए क्या है जी? ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं जी। इसके बाद बात हो रही है, अगर जैसे आपने पूछा कि बच्चों को आगे 12वीं के बाद यूनिवर्सिटीज में जाना है, आगे दाखिले लेने हैं, या कई बच्चे अब्रॉड, बाहर विदेश में पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं, तो ये भी सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो विदेश की यूनिवर्सिटीज़ हैं या वहाँ के जो बोर्ड हैं वो इस तरह औसत में दिए हुए मार्क्स को या औसत में पास किए गए विद्यार्थियों को क्या वो दाखिला देंगे जी? क्या वो उनको इस स्तर पर बच्चों को अपना पाएंगे या उनको, क्योंकि देखिए इस चीज़ में जो मैं समझता हूँ
बच्चों की जो इन दिनों में बेसिक नॉलेज है वो कम होती जा रही है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए सरकार को जल्दी से जल्दी, परीक्षाएं तो चलो अब रद्द कर चुके हैं, सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया, आदेश दे दिया कि परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन मूल्यांकन नीति जो है वो उस तरीके से बनाई जानी चाहिए कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। जी विकास जी, तो विकास जी पिछले 2 दिन पहले ही हमने पर्यावरण दिवस मनाया है। जी जी, 5 को था, 5 तारीख को, 5 जून 1973 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। जी। कहते हैं कि सरकारें भी लाख बेशक दावे करती है, अगर हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हमारा समाज भी इसको लेकर स्वच्छ रह सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरकारें दावा कर रही है, हमने पौधारोपण किया, ये किया, वो किया, क्या आपको लगता है ये सही दावे हैं उनके? देखिए, सरकारों की तरफ से तो दावे समय समय पर हर स्तर पर, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में किए जाते रहे हैं जी। लेकिन वो उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है ये तो बाद में ही पता चलता है। जी। पर्यावरण दिवस को लेकर भी बहुत कुछ दावे हुए हैं, अब तक होते भी रहे हैं कि हम पर्यावरण को सुधारने के लिए ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी जितनी सरकारों पर है उतनी मैं ये कहूँगा कि हम लोगों पर भी है, आम आदमी पर भी है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण को दूषित ना होने देने के लिए हमें खुद भी इस पर बहुत काम करना है जी। ताकि हम आने वाली नस्लों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, सबको स्वच्छ वातावरण दे सकें, स्वच्छ पर्यावरण दे सकें। जो सरकार है वो जिस भी स्तर पर अगर पर्यावरण को बचाने के लिए काम करती है तो उसको आम जन को या आम आदमी को भी उसके साथ जोड़ना चाहिए, ताकि एक इस तरह की योजना होनी चाहिए कि आम आदमी की उसमें शमूलियत हो, उसमें भागीदारी हो आम आदमी की, ताकि आम आदमी अगर उससे जुड़ेगा तो वो निश्चित तौर पर ये महसूस करेगा कि हमें ये काम करना है और इसका फायदा हमारे आने वाले जनरेशन पर, पीढ़ियों पर पड़ेगा। जी सर। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह की कुछ खास खबरों पर। आगे भी आपके समक्ष ऐसे ही रूबरू होते रहेंगे। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ